सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि हमेशा आपके लिए नियमित रूप से वीडियो या शिक्षण सामग्री लेकर आता रहता हूं। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण है वह रहेगा कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक है उसके अंतर्गत पाठ वीर रस के कवित, और जिसके कवि है भूषण। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष हमारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें कुछ कटौती की है। उन कटौती के अंतर्गत जो पाठ हटे हैं वो बताई दिए मैंने। संशोधित पाठ्यक्रम में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हटा है, क्या क्या जुड़ा है, वो संशोधित पाठ्यक्रम का एक भाग मैंने बना दिया था। उसके अंतर्गत जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा पाठ हटा है और कौन सा जुड़ा है। वैसे उसकी जो लिंक है वो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो एक बात आती है कि पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व हमको कवि का परिचय भी जानना आवश्यक है, क्योंकि कवि का परिचय भी परीक्षा में एक बिंदु ये भी है पाठ्यक्रम में कि किसी कवि अथवा लेखक में से किसी एक का परिचय दीजिए, तो वह भी हमको देना है। तो इस पाठ को प्रारंभ पूरे करें इसके पूर्व कवि भूषण का संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता देता हूं कि कवि भूषण का जो मूल नाम है वह है घनश्याम, और भूषण इनकी उपाधि है। और रीति काल के ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, और ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1715 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा इन्होंने वीर रस, ओजगुण, इनसे ओतप्रोत कई रचनाएं लिखी, और उन रचनाओं में अगर दृष्टि डालें तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा पावनी, भूषण हजारा एवं भूषण उल्लास। इनमें से भी अगर कोई प्रमुख रचना की बात की जाए, विशेष रूप से जो रचना मानी जाए वह है इनकी शिवराज भूषण। इन्होंने इनको काफी, इस रचना ने इनको काफी कीर्ति प्रदान की। तो ऐसे महानतम कवि के अध्ययन के पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज प्रथम पद्यांश हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो प्रथम पाठ के अंतर्गत देखिए बच्चों कि शिवाजी के जो दरबारी कवि है, कौन? कवि भूषण। इनको शिवाजी के दरबार में काफी सम्मान प्राप्त था, और शिवाजी की वीरता का बखान, उनकी विशेषताओं का वर्णन इनकी कविताओं में विशेष रूप से देखने को मिलता है। इस पद्यांश में भी इन्हीं बातों का वर्णन है कि वीर शिवाजी अपनी सेना के साथ, दल बल के साथ किस प्रकार युद्ध के मैदान में जाते हैं, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए, साजी चतुरंग सेन कि वीर शिवाजी, कवि भूषण कहते हैं कि वीर शिवाजी अपने चतुरंगी सेना को, चतुरंगी सेना में कौन कौन आते हैं? पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, घोड़े जो भी है, तो इसमें पैदल, घुड़सवार, हाथी पे सवार और रथ पे सवार, इस प्रकार चतुरंगी सेना होती है। तो अपने चतुरंगी सेना को सजा करके, यहां तक क्या हुआ? साजी चतुरंगी सेन, अपनी चतुरंगी सेना को सजा करके अंग में उमंगधारी और अंग प्रत्यंग में उमंग, उल्लास के साथ, बड़े उल्लास के साथ सरदा शिवाजी, सरदा इनकी उपाधि है। तो वीर शिवाजी जंग जीतन चलत है, युद्ध जीतने के लिए रवाना होते हैं, युद्ध लड़ने के लिए नहीं, युद्ध जीतने के लिए रवाना होते हैं। किस प्रकार कि अपनी चतुरंगी सेना को सजा करके और अंगों में उल्लास धारण करके उत्साह के साथ वीर शिवाजी युद्ध जीतने के लिए रवाना होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, भूषण भनत। ये भनत शब्द का जरूर ध्यान रखना कि भनत का मतलब होता है कहना, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो भूषण कवि कहते हैं, भूषण का नाम आया तो भूषण कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? भनत का मतलब कहते हैं। नाद बिहद नगारन के, नाद का मतलब स्वर, बिहद का मतलब भारी, बिहद का मतलब भारी, और नाद का मतलब स्वर। नगाड़े का मतलब नगाड़े जो बजते हैं, जिससे सेना जाती है तो उसके युद्ध के नगाड़े आगे बजते हुए चलते हैं। तो युद्ध के नगाड़ों का भारी स्वर चारों तरफ सुनाई दे रहा था। नदी नद में मद गेवरन को रलत है। तो गेवरन, गेवरन का मतलब हाथियों के मस्तक से जो तरल पदार्थ निकलता है, एक प्रकार का विशिष्ट पदार्थ, तरल पदार्थ निकलता है, उसके कारण मद, हाथियों के
मस्तक से निकलने वाले उस तरल पदार्थ के कारण नदी और नालों में तूफान आ गया, रलत है, बहने लग गए। नदी और नालों में उफान आ गया मतलब इतने सारी सेना, इतने सारे हाथी रवाना हो रहे थे कि नदी नालों में उफान सा प्रतीत हो रहा था। एल फेल खेल बेल, तो सेना की एल फेल हलचल से, सेना एल फेल का मतलब हलचल से, खेल बेल खलबली, खलक संसार में, गेल गेल गली गली में। क्या अर्थ हुआ कि सेना की हलचल से, शिवाजी की सेना की हलचल से खलबली मच गई। कहां पर? संपूर्ण संसार की गली गली में, संपूर्ण संसार ने गली गली में, संपूर्ण संसार की गली गली में खलबली मच गई। जो ही देखा कि शिवाजी की सेना आ रही है, सारे संसार की हर गली में खलबली मच गई, तूफान सा आ गया, जैसे कोई भयानक सेना आ गई हो। गजन की ठेल फेल और हाथियों की, गजन का मतलब हाथियों की ठेल फेल, धक्का मुक्की से, जैसे हाथी रवाना हो रहे थे, इधर पहाड़ उधर पहाड़, जैसे दो पहाड़ है और हाथी इधर से रवाना हो रहे थे, तो इनकी धक्का मुक्की से क्या हो रहा था? सेल उलसत है, पहाड़ के पहाड़ उखड़ते हुए जा रहे थे, पहाड़ के पहाड़ उखड़ते हुए जा रहे थे। गजन की ठेल फेल, हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ के पहाड़ उखड़ते हुए जा रहे थे। तो ये उनकी सेना की स्थिति का वर्णन है। और निश्चित है, इतनी सारी सेना इतने उत्साह से आगे बढ़ेगी तो वातावरण में धूल उड़ना स्वाभाविक है। तो क्या होता है, उस धूल के कारण तारा सो तरनी, तरनी का मतलब सूर्य, और तरनी में आपने देखा होगा अगर बड़ी मात्रा आती है तो इसका मतलब होता है नाव, इसका मतलब क्या होता है? नाव। और छोटी मात्रा होती है, इसका मतलब हो गया सूर्य। यहां पर सूर्य हो जाता है छोटी मात्रा, तो यहां पर अर्थ क्या हुआ? सूर्य। तो सूर्य तारा सो, सूर्य किसके समान लग रहा है? तारे के समान। आपको पता है सूर्य और तारों में अंतर दिख रहा है, तो सूर्य किसके समान प्रतीत हो रहे थे? तारे के समान। धूरी धारा में लगत जिमी, जिमी का मतलब जैसे, इस धूल से भरे हुए वातावरण में, इस धूल से भरे हुए वातावरण में सूर्य तारों की भांति प्रतीत हो रहे थे, सूर्य तारों की भांति प्रतीत होते। ऐसा लग रहा था जैसे, अब जैसे क्या होता थे, जैसे थारा पर पारा, जैसे किसी थाली पर, थारा का मतलब थाली पर, पारा, पारा जो लिक्विड पदार्थ होता है एक तरीके का, और वह जब थाली पे रखते हैं और हम चलते हैं तो कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है, इस तरह वो स्थिर नहीं रहता है। उसी प्रकार थाल पर रखे हुए पारे के समान पारावर यो हालत है। पारावर का मतलब समुद्र, ये समुद्र धरती पर हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। तो समुद्र किस पर प्रतीत हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था? धरती पर। कैसे प्रतीत हो रहा था? जैसे किसी थाल में कोई पारा रखा हुआ हो, तो उस पारे की भांति वो समुद्र। अब यहां पर थाल की उपमा किसको दी गई है? धरती को क्या माना है? थाल। और धरती और पारा को क्या माना है? समुद्र। तो जिस प्रकार धरती पर समुद्र, थाली पर पारा रखा हुआ जिस प्रकार हिलता डुलता रहता है, उसी प्रकार से धरती पर समुद्र हिलता हुआ नजर आ रहा था। इतना विकराल रूप से वो सेना रवाना हो रही थी। तो सेना के प्रस्थान का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से इसमें किया गया है। परीक्षा में प्रश्न पूछ देते हैं, शिवाजी की सेना के प्रस्थान का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए, तो उसमें हम इस पद्यांश के भावार्थ को स्पष्ट करेंगे। तो एक बार पुनः सुन लीजिए कि अपने वीर शिवाजी अपने चतुरंगी सेना को साथ में लेकर के, अंगों में उमंग धारण करके, बहुत ही उल्लास के साथ युद्ध जीतने के लिए रवाना होते हैं। भूषण कवि कहते हैं, और उस सेना में बजने वाले नंगारों के भारी स्वर के कारण, भारी स्वर सुनाई दे रहे हैं। नदी नद गेबरन, और हाथियों के मस्तक से निकलने वाले तरल पदार्थ के कारण नदी नालों में बहाव प्रारंभ हो गया है। और एल फेल और सेना की हलचल से संपूर्ण संसार और गली गली में खलबली मच गई है। और हाथियों की धक्का मुक्की के कारण पर्वत के पर्वत, सेल के सेल अर्थात पर्वत उखड़ते हुए जा रहे हैं। तारा सो तरनी, और इस प्रकार इस संपूर्ण वातावरण में धूल के कारण ये सूर्य, तरनी अर्थात सूर्य तारे के समान नजर आ रहे हैं। और समुद्र ऐसा लगता है जैसे कि कोई थाल पे रखा हुआ
पा रहा हो। ठीक है, ये बात रही इसकी अर्थ की। ये हमारा इसका भावार्थ हो गया। अब इसका विशेष और प्रसंग क्या क्या बनेंगे वह भी हमको जानना बहुत आवश्यक है। तो इसके विशेष और प्रसंग को भी आप देख लीजिए। अब किसी भी प्रकार की व्याख्या लिखते हैं, अब आपको पता लगी गया कि व्याख्या का प्रारंभ हम पहले सर्वप्रथम प्रसंग से करते हैं। तो इस पाठ का, इस पद्यांश का प्रसंग क्या होगा, पहले हम उसको स्पष्ट कर देते हैं। प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अब पाठ्य पुस्तक का नाम लिख देंगे। सृजन के अंतर्गत रीतिकालीन कवि शिरोमणि, इस तरह कुछ उपमा लिख सकते हैं। कवि शिरोमणि भूषण द्वारा रचित वीर रस के कवित नामक शीर्षक से अवतरित है। ये इसका प्रसंग हो गया। अवतरित है, ये इससे अवतरित है, इस प्रकार हम लिख देंगे। अब इसमें शिवाजी की सेना के प्रस्थान का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब लिखेंगे हम विशेषता, इसकी व्याख्या। तो व्याख्या के अंतर्गत क्या लिखना है वो अभी मैंने बताई थी। प्रसंग व्याख्या, प्रसंग हो गया, व्याख्या भी जिस प्रकार बताए उस प्रकार वर्णन कर ही देंगे। कवि भूषण शिवाजी की सेना के प्रस्थान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार लिखते हुए हमको व्याख्या कर देनी है। फिर आती बात विशेष की। विशेष के अंतर्गत इसमें देखो कहीं न कहीं ब्रजभाषा के शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। तो ब्रजभाषा का प्रयोग, ये इसमें एक विशेष की हो गया। दूसरी बात यहां पर इधर लिख देता हूं मैं विशेष जो बिंदु है। तो विशेष के अंतर्गत दूसरा विशेष अगर देखें तो इसमें आपको लगा होगा कि इसमें कहीं न कहीं ओज भाव जगाने वाला गुण प्रकट हो रहा है। ओज गुण प्रकट हो रहा है। दूसरा, तीसरी बात करें तो ओज गुण आ गया तो वीर रस भी साथ साथ चलता है। ओज गुण और वीर रस। और हमको ये दिख रहा है कि ये बातें कुछ बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गई है। ऐसा लग रहा है कि बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? ऐसी स्थिति में अलंकार होता है अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अतिशयोक्ति के पश्चात यहां पर तारा सो तरणी, सूर्य को किसके समान बता दिया? तारे के समान। तो उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार। दूसरी बात है जिमी, जैसे उदाहरण दे दिया, जैसे इस प्रकार ये थारा पर पारावार, तो थारा पर पारावार तो जैसे शब्द आ गया। तो यहां पर उदाहरण अलंकार भी है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग, 3 अलंकार इसमें हम लिख दिए। ठीक है, इसके अलावा शिवाजी की सेना के प्रस्थान का बहुत सुंदर चित्रण इसमें, सेना के प्रस्थान का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। इस प्रकार एक विशेष ये लिख देंगे। ये एक विशेष हो गया। तो ये हमारी व्याख्या, प्रसंग और विशेष ये पूर्ण होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। और दूसरी बात, इस वर्ष जो पाठ्यक्रम में शामिल बिंदु है उनकी मैंने एक ही प्लेलिस्ट बना रखी है। काव्यखंड
हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 उस प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप जितने पाठ्यक्रम में काव्य खंड के भाग है उनको उसमें देख लेंगे। गद्य खंड के भाग के लिए गद्य खंड की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं। व्याकरण तो अलग अलग लिखी रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहां पर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपके पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के शिक्षण सामग्री आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नियमित वीडियो देखते रहिए। अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।